हेलो डियर, सीबीएसई के मैथमेटिक्स पेपर के सॉल्यूशंस की बातें कर रहे थे हम, और बातें करते करते हम लेक्चर नंबर 13 तक पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 से 12 ऑलरेडी कवर है, ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोडेड है। सो इफ यू फाइंड एनीथिंग इंपॉर्टेंट इन दैट, गो चेक इट आउट देयर। फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 13 के साथ। ऑलरेडी 24 क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिया है। सेक्शन ए के अंदर हमारे 20 क्वेश्चन थे, उसको हमने फिनिश कर दिया है। सेक्शन 2 के स्टार्ट कर चुके हैं और 4 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। So let's move to the question number 25 that we have, so that we could move forward है ना in this particular series। और हम सीरीज को कंप्लीट करने के बाद 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज लेके आ पाए टर्म टू एग्जामिनेशंस के लिए। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, वहाँ सारे के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 25 के साथ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट दिस क्वेश्चन सेज। क्वेश्चन कहता है इफ n इज एनी नेचुरल नंबर। कहता है कि एक n है ना, कोई भी नेचुरल नंबर है, आपको तो पता ही है ना नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, बताता हूँ अभी, है ना। पता नहीं क्या आपने जो है वो याद करके रखा है, कुछ गलती तो याद नहीं कर लेना, वैसे सारे बच्चों को याद ही होगा, बट फिर भी मैं जस्ट फॉर द सेक मैं सारे डिस्कस कर लूंगा। क्वेश्चन ये है कि अगर n नेचुरल नंबर एक है, 12 की पावर n किस डिजिट के साथ इंड नहीं होगा। ठीक है ना, पूछ रहा है कौन से डिजिट के साथ इंड नहीं होगा, है ना। कुछ बच्चे मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी एग्जाम में पढ़ लेते हैं इंड को जो है ना, कैन नॉट को जो है वो नलीफाई कर देते हैं और सीधा पढ़ लेते हैं कैन इंड विद द डिजिट, और वो आंसर जो है वो गलत टिक करके आते हैं। ये जो नॉट वाला पार्ट है ना, वो ना केवल बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर बल्कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर भी बहुत जो है वो गुल खिलाते हुए दिखेगा। तो बच के रहना इस नॉट से, ठीक से क्वेश्चन पढ़ें तभी जाके सोल्यूशन आप है ना कर पाओगे और सही आंसर दे पाओगे। सो सवाल को कैसे करें उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले एक टर्म आया नेचुरल नंबर। आपको तो पता है ना, सारे की सारी चीज जो है वो डिस्कस करते हैं, चाहे वो कितना ही बेसिक क्यों ना हो। तो नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो लोग बोलते हैं कि काउंटिंग नंबर्स, है ना, अगर आप बहुत ही बचकाने हरकत करें तो लोग बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो बताओ क्या क्या होता है एग्जाम्पल्स, है ना। बिल्कुल सही भाई, एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं 1 2 3 4 5 और इसी तरह से चलता जाएगा। मिनिमम नेचुरल नंबर अगर आपसे कोई पूछेगा, है ना, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा बताओ मिनिमम नेचुरल नंबर कितना है, तो मिनिमम नेचुरल नंबर 1 होता है। फिर आपसे कोई सवाल पूछ सकता है कि मैक्सिमम नेचुरल नंबर कितना होता है, तो आप उसका आंसर क्या दे देंगे, पता नहीं है सर, है ना, नॉट नोन। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपका काम जो है वो बन जाएगा। थोड़ा बहुत पता नहीं कुछ लोग पूछ देते हैं रास्ते में चलते चलते। ठीक है, तो फिलहाल अपना क्वेश्चन ये है कि 12 की पावर n किस डिजिट के साथ इंड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 12 की पावर n की बात करी है, और जहाँ पे n क्या है अपना, उन्होंने बोला है कि n जो है वो एक नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो 12 की पावर समथिंग किस डिजिट से इंड होगा उसको कैसे करें, उसके लिए चलो कुछ ट्रायल लेते हैं। मान लो n की वैल्यू 1 है, तो जब n की वैल्यू 1 है तो 12 की पावर n अब क्या बन जाएगा, तो n की वैल्यू 1 रख दो तो ये 12 आ जाएगा। तो लास्ट डिजिट कितना है गौर से देखो, तो लास्ट डिजिट आपका क्या आया है, 2 आया है। मतलब 12 की अगर हम पावर समथिंग की बात करें तो लास्ट में एक डिजिट 2 आ सकता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, तो उसने पूछा नहीं इंड हो सकता है, लेकिन 2 तो आ रहा है सर, तो ऑप्शन नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें आगे, अगर मान लीजिए, है ना, फॉर द सेक की n की वैल्यू 2 हो, 2 रखते हैं हम यहाँ पे, तब 12 की पावर जो n है वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा क्या, 12 की पावर 2 कुछ नहीं किया है, बस n की वैल्यू 2 रख दिया है। तो अगर आप 12 का स्क्वायर जानते हैं तो बताइए कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो इस केस में लास्ट डिजिट कितना आया, तो इस केस में लास्ट डिजिट जो आपका आया है वो 4 आया है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में देखोगे तो 4 भी आ रहा है। उसने पूछा है कौन सा डिजिट नहीं आ रहा है, तो 4 तो आ रहा है ना, तो 4 भी ऑप्शन नहीं होगा। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जब n इज इक्वल टू हम क्या रखते हैं, 3 रखते हैं, तो ये 12 की पावर जो n है, आपको नहीं लगता कि वो 12 का क्यूब बन जाएगा। कईयों की तो हालत खराब, 12 का क्यूब कैसे कैलकुलेट करें। देखो वैसे तो अगर आपको याद है तो 12 का क्यूब होता है 1728। मैंने एक बार चेक करके रखा था। 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 से मल्टीप्लाई करो इसको तो 8 ये 28 हो जाएगा, और ये 144 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आ जाएगा। ये 8 8 4 12 हाथ में 1, और कितना आ जाएगा 1728। तो अगर किसी को याद नहीं भी होता, तो अगर वो चाहता है कि हम कैलकुलेशन स्किप करें, तो उसके लिए मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि 12 स्क्वायर इंटू 12 भी तो होता है 12 का क्यूब। तो 12 स्क्वायर जब तुम्हें पता है कि 144 है तो इसको ऐसे ले सकते हो, तुम्हें केवल मतलब लास्ट डिजिट से है, राइट। उसने पूछा है कि कौन से डिजिट के साथ इंड नहीं होगा, तो अगर आप देखोगे तो लास्ट डिजिट क्या है 4, इसका लास्ट डिजिट कितना है 2। तो भले ही तुमको आगे वाले नंबर नहीं पता हो, बट लास्ट डिजिट देख सकते हो ना कि 8 आ रहा है। ठीक है ना,
तो अगर कोई बोल रहा है कि 8 जो है वो क्या होगा, 8 जो है वो आ रहा है, तो वो भी गलत बात है भाई। 8 जो है वो नहीं आ रहा है, पूछा था उसने कि कौन से डिजिट के साथ इंड नहीं होगा, तो 2 भी इंड में आ रहा है जब 12 की पावर 1 रखते हैं, तो 4 भी इंड में आ रहा है जब पावर 2 रखते हैं, तो जब पावर 3 रखते हैं तो 8 भी इंड में आ रहा है। अंत में जीरो नहीं आ रहा है, क्यों जीरो नहीं आएगा? देखो जीरो आने के लिए ना अंत में 2 into 5 समथिंग काइंड का बनना चाहिए, चाहे अंत में जीरो आ जाए। लेकिन आप गौर से देखोगे कि 12 into 12 into 12 into 12 जितना मर्जी करना है कर लो, या तो 2 into 2 आएगा अंत की, जो कि 4 आपको एंड पॉइंट में देगा, 4 into 2 यानी 8 देगा, 8 into 2 करोगे तो एंड पॉइंट पे 6 आएगा। लेकिन जितनी मर्जी करना है कर लो, आपको एंड पॉइंट्स पे जीरो जो है वो मिलता हुआ नहीं दिखाई देगा। ये आपको जो है वो लेसन लेकर के जाना है। फिलहाल मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चूंकि जीरो नहीं आएगा और उसने पूछा था कि कौन सा डिजिट नहीं आएगा, तो उसका आंसर जो है अपना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 26 दैट वी हैव। क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए, देखिए क्या कहता है ये। ठीक है, चलिए हम भी पढ़ते हैं। कहता है अ वायर कैन बी बेंट। बेंट का मतलब पता है ना, बेंट का मतलब होता है मोड़ देना। ठीक है, अरे भैया बेंट का मतलब क्या होता है, मोड़ देना। तो क्या क्या कि आपने एक वायर लिया और वायर को जो है उसको मोड़ करके क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। तो मतलब लेट सपोज आपके पास एक वायर था, ऐसा स्ट्रेट वायर है आपके पास, और आपने उसको जो है वो कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, सर्कल के अंदर। यही तो बोल रहा है ना वो, एक वायर लिया आपने, वायर का लेंथ अपने को नहीं पता है, तो मान लो कि लेंथ कितना है, एल। ठीक, और जो सर्कल जो बनाया उसका रेडियस कितना रहा है, 56 सेंटीमीटर। तो जब इसको सेंटर मार्क कर देते हैं, ये जो रेडियस आया वो कितना आया, 56 सेंटीमीटर। हमने कुछ नहीं किया है, जो क्वेश्चन ने बोला है हम वही कर रहे हैं। एक वायर लिया, वायर का लेंथ नहीं पता था, तो हमने वायर का लेंथ कितना मान लिया, एल, और उस वायर को कन्वर्ट किया किसके अंदर, सर्कल के अंदर, और जो सर्कल बना उसका रेडियस दिया है 56 सेंटीमीटर। फिर बोलता है क्या है, इफ द सेम वायर इज बेंट। कहता है कि वायर अब वही लेना है, अभी भी उतना ही लेंथ का लेना है, और लेकिन इस बार है ना, अगर बेंट करते हो मतलब उसको मोड़ते हो, दूसरे फॉर्म में लेके जाते हो, तो इस बार तुम उससे सर्कल नहीं, इस बार तुम उससे स्क्वायर बनाते हो। तो देखो ध्यान से, ये केस 1 था जब आपने वायर लिया, वायर को बेंड करके एक सर्कल बनाया। केस 2 क्या कह रहा है कि वही वायर लिया उतना ही लेंथ का, लेकिन इस बार बेंड करके क्या बना रहे हो, इस बार बेंड करके, है ना, वैसे रेक्टेंगल दिख रहा है बट, है ना, चलो थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट मान लो, है ना, मैं सॉफ्टवेयर नहीं हूं ना, मैं चौथी बार बोल रहा हूँ, सॉफ्टवेयर नहीं हूं मैं, तो एग्जैक्ट ड्राइंग नहीं बना सकता। तो तुम इसको मान, दिख रहा है रेक्टेंगल ये ऑफ कोर्स, बट तुम मान के चलो हाँ ये स्क्वायर है, चारों साइड क्या है, चारों साइड इक्वल है और चारों एंगल जो है 90 डिग्री। ठीक, तो सवाल ये बोलता है कि वायर लिया, पहले उससे, है ना, एक पर्टिकुलर लेंथ का वायर लिया, उससे हमने सर्कल बनाया, वही पर्टिकुलर लेंथ का वायर लेकर के, उतना ही लेंथ का, वही मटेरियल का, सब कुछ सेम रख के एक स्क्वायर बनाया। ठीक है, और स्क्वायर बनाया तो उसने हमसे पूछा क्या है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर। सवाल तो बड़े हेक्टिक हो गया सर, कि एक वायर है, वायर से सर्कल बना रहे हो, वायर से फिर स्क्वायर भी बना रहे हो, और सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, केवल एक ही डायमेंशन आपको दी है, वो है सर्कल का रेडियस, और पूछा क्या है आपसे, स्क्वायर का एरिया बताओ। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर उसने हमसे पूछा है। तो अच्छा, अगर हमें साइड पता चल जाए ना, स्क्वायर का एरिया क्या होता है बताओ, साइड लेंथ का स्क्वायर होता है, इतना तो पढ़ा होगा ना भाई, कमान यार, है ना, इतना तो आना चाहिए, नहीं आता तो याद कर लो इसको। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो साइड स्क्वायर होता है। अगर साइड लेंथ पता चल जाए ना तो मजा आ जाए फिर, है ना, उसका स्क्वायर कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अब साइड लेंथ कैसे पता करें, तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट याद रखना था, हमसे जो बता रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखोगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे आसानी से। जब कभी भी अगली बार से ऐसा सिचुएशन आए, एक वायर लिया, वायर को एक फॉर्म में कन्वर्ट करके सर्कल बना लिया, उस वायर को फॉर्म में कन्वर्ट करके एक स्क्वायर बना लिया, है ना, मतलब कोई शेप बना रहा हो, एक वायर लेकर के उसी वायर से एक बार कोई और शेप बना रहा हो, और उसी वायर से दूसरी बार में कुछ और शेप बना रहा हो। तो जो कॉन्सेप्ट ये है कि चूंकि वायर सेम था ना, तो वायर का लेंथ तो उतना ही रहेगा। अब उस वायर के लेंथ से चाहे इसको बनाओ चाहे उसको बनाओ, वायर का लेंथ तो अभी भी उतना ही रहेगा ना। तो जब वायर को बेंड कर रहे हो, तो जो पेरीमीटर आपको मिलेगा स्क्वायर का, है ना, जो साइड साइड का सम होगा, अगर तुम इसको जोड़ दोगे अगर, तो वायर का लेंथ मिल जाना चाहिए ना। तो कॉन्सेप्ट यही है कि अगर एक सिंगल वायर से सर्कल बनाए, उतने ही लेंथ का वायर लेके एक स्क्वायर बनाए, तो जो चीज चेंज नहीं हो रही है वो लेंथ है वायर की, कि वायर पहले केस में भी उतना ही लेंथ का था और दूसरे केस में भी उतना ही लेंथ का है, तो मतलब वायर का लेंथ नहीं चेंज होगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि वायर लेंथ इज सेम इन बोथ केसेस। ठीक है ना, और इससे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं,
इससे कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो भी शेप बनाया है आपने, चाहे केस 1 में बनाया हो चाहे केस 2 में, तो उन दोनों केसेस में पेरीमीटर सेम आएगा, ठीक है ना, क्योंकि पेरीमीटर ही तो वायर के लेंथ से बना है। तो चूंकि वायर का लेंथ दोनों केस में सेम है, सेम ही वायर यूज किए हो, तो जो पेरीमीटर सर्कल का आ रहा होगा ना, क्योंकि पहले में सर्कल बनाया हो और दूसरे में क्या बनाया हो, स्क्वायर, तो जो सर्कल का आ रहा हो पेरीमीटर और जो स्क्वायर का पेरीमीटर आ रहा होगा वो सेम आ रहा होगा। तो चलो, तो सर्कल का अगर पेरीमीटर निकालना है तो क्या चाहिए हमें, फॉर्मूला पता है ना, 2 पाई आर। सर्कल का पेरीमीटर कितना था, 2 पाई आर। रेडियस देखो कितना है, रेडियस दे रखा है उन्होंने 56 सेंटीमीटर, 2 पाई आर, और ये वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर के अंदर। और पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, तो मान लो साइड लेंथ कितना है, ए मान लो, ठीक है, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ ए। तो अगर आप 4a की बात करें तो आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 56। तो यहाँ से अगर आप 4 से ए निकालना चाहते हो, ये 4 डिनोमिनेटर में जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, और ये आ जाएगा 22/7, आई एम सॉरी, हाँ, इंटू 56, ठीक है। तो अगर क्या हो जाएगा, 7 8 8 हो जाएगा, ये 4 2 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 22, मतलब 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 इंटू 22। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जाएगा 88 सेंटीमीटर। तो मतलब यह है कि फाइनली जो लेंथ है स्क्वायर का है ना, साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर हमने निकाला है, हमने जो निकाला फाइनली सॉल्व करने के बाद वो क्या निकाला, साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर, और वो कितना आया 48 नहीं 88 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या था ना, हमें क्या पूछा था, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया के लिए हम क्या करते हैं, साइड लेंथ का करते हैं स्क्वायर, और अगर हम साइड लेंथ का कर दे स्क्वायर तो 88 सेंटीमीटर का कर दो स्क्वायर। अब कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आपने को तो नहीं पता है, उसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 88 इंटू 88, बट इतना पता है कि आखिरी के डिजिट में क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखें तो पहला ऑप्शन में आखिरी के डिजिट 0 आ रहा है ना, तीसरे में भी 0 आ रहा है, चौथे में भी क्या आ रहा है, 0। तो एकमात्र जो बचता है वो बचता है ऑप्शन नंबर बी। इसका आप यूज करके जल्दी से आंसर मार्क कर सकते हैं। फिर भी हम आपके तसल्ली के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं कि आंसर वही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 8 8 जा 64, हाथ में बचा कितना 6, 8 8 जा 64, और 64 में अगर 6 जोड़ोगे तो 70, क्योंकि सेम बार फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 704 फिर से आएगा, तो 4477। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7744, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक वायर से दूसरा शेप बनाया, फिर दूसरे बार में दूसरा शेप बनाया, वही वायर का लेंथ लेके तो पैरामीटर सेम रहता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि किस डिजिट के साथ एंड नहीं होगा, तो आप बारी बारी चेक करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थे आज के दोनों क्वेश्चन जो हमने डिस्कस कर लिए हैं लेक्चर नंबर 13 में। जाने से पहले एक सिंपल सा पॉजिटिव मैसेज दूंगा सर, लाइफ में आपको हमेशा काम करना पड़ेगा। अगर आपसे कोई बोलता है कि आज पढ़ लो कल नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो मैं आपको पहले ही अवेयर कर देता हूँ कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यू हैव टू एक्चुअली वर्क हार्ड इवन टूडे, इवन है ना अपकमिंग डेज, इनफैक्ट थ्रू आउट द लाइफ यू हैव टू वर्क हार्ड। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आप अभी से ही अपने माइंड के अंदर सेट कर लीजिए चीजें कि आपको जिंदगी भर काम करना ही पड़ेगा। तो अगर आपके अंदर लर्निंग की हैबिट नहीं है तो आप लर्निंग की हैबिट बनाइए, चाहे वो अकेडमिक्स के अंदर हो, है ना, अकेडमिक्स में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो किसी और चीज में भी हो, तो उसके अंदर भी अपना हार्ड वर्क पुट इन कीजिए, क्योंकि किसी भी फील्ड में एक्सेल करने के लिए ना यू नीड सम हार्ड वर्क, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग कि एजुकेशन है ना। मैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि केवल अकेडमिक्स नहीं, कोई भी फील्ड हो जो आपको जो है पसंद आता हो, उसके अंदर आप अपना जो है वो बेस्ट एफर्ट डालिए, टाइम का यूज करो ताकि आप एक्सेल कर पाए। क्योंकि अगर आप आज मेहनत नहीं करोगे ना, तो कल तो कर तो आपको लाइफ करा ही देगी। ये एक्चुअली ब्रूटल ट्रुथ है लाइफ को, जो आपको पता होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी बडी।